सो वेलकम। हम लोग क्या कर रहे थे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे थे बेसिकली। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। सो उसी को कंटिन्यू करेंगे हम आज की क्लास में भी अपनी, जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कर रहे थे, और ट्राई करेंगे फिनिश करने का उसको आज हम लोग। ठीक है। सो कल मैंने बताया था, यहाँ पे हम लोगों ने क्लास को एंड किया था, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। दैट इज कलर कंपाउंड ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, कि कलर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। सो हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड इन द सॉलिड स्टेट और इन द सॉल्यूशन। ठीक है। कि ज्यादातर जो कंपाउंड्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, कंपाउंड्स का मतलब क्या है, कहने का मतलब कि जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जैसे कि Mn हो गया, Fe हो गया, तो ये बहुत सारे लिगेंड्स वगैरह के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। So most of the compound of the transition metals are colored in solid state or solution. The color of the transition metal ions arises from the excitation of electron from the d orbital of the lower energy to the d orbital of the higher energy, जिसको हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं, डी ट्रांजिशन। यानी अगर आप लोगों से कोई पूछता है कोई कि भाई ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं, तो उसका रीजन क्या बोलोगे, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि मेटल आयंस जो होते हैं, एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। कहाँ से एक्साइटेशन होता है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डी ऑर्बिटल ऑफ अ लोअर एनर्जी टू द डी ऑर्बिटल ऑफ द हायर एनर्जी। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। इसी को बोलते हैं हम लोग डी ट्रांजिशन के नाम से, राइट। नाउ द ट्रांजिशन मेटल आयंस विच हैव आइदर कंप्लीटली फिल्ड, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास जिंक है, मेरे पास कैडमियम है, और मेरे पास मरकरी है। सो यू ऑल नो ना कि जिंक कैडमियम मरकरी में क्या होता है, ये पूरा 3D10 होता है। अगेन ये क्या होता है, 4D10 होता है। अगेन ये क्या होता है, हमारा 5D10 होता है। तो ये फुल्ली फिल्ड होते हैं, राइट। सो द ट्रांजिशन मेटल आयन विच हैव आइदर कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स और कंप्लीटली एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। ये तो फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड होने का मतलब क्या है, अगर आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा, बताओ फटाफट। दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3, 4 एंड 5, अगेन 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है। सो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसका मतलब यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब एन की वैल्यू यहाँ क्या है, 0 है। देर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर कोई ऐसा हो जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, जैसे स्कैंडियम +3, मैं बोल रहा हूँ ये 3D0 हो गया। ठीक है। स्कैंडियम कितना हो गया, ये 3D0 हो गया, क्योंकि स्कैंडियम +2 में आप क्या पढ़ते हो, 3D1। तो स्कैंडियम +3 में तो ये 0 हो गया। तो अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो वही लिखा हुआ है, द ट्रांजिशन मेटल आयन विच हैव आइदर कंप्लीटली, या तो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हो और कंप्लीटली एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स आर कलरलेस। ठीक है, कलरलेस होते हैं। व्हाई, बिकॉज दीज आर नॉट केपेबल ऑफ शोइंग डी ट्रांजिशन, क्योंकि केपेबिलिटी इनके पास नहीं होती है डी ट्रांजिशन को शो करने की। क्लियर है ये चीज, ठीक है, समझ आया सबको कि ट्रांजिशन मेटल आयंस क्यों ये कलरफुल और कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं। चलो, सो द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज डिपेंड ऑन हाउ बिग द एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन द 2D लेवल्स। मान लो एक डी लेवल्स ये है, डी का ये लोअर एनर्जी लेवल है और ये डी का हायर एनर्जी लेवल है। तो इन लेवल्स पे डिपेंड करता है कि कितना बिग एनर्जी डिफरेंसेस है। अगर ज्यादा एनर्जी डिफरेंसेस होगा तो उसी हिसाब से जो कलर है वो भी चेंज होता है, राइट। सो वही लिखा हुआ है, द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन हाउ बिग द एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन द 2D levels and depends on the nature of the ligands as well. Now, the type of the complex formed, that is the color which we see in the color of the transition wavelength and is complementary color absorbed by the complexes. ठीक है। अब देखो, जैसे कि अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स आते थे बेटा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन द सीरीज स्कैंडियम +3 हो गया, टाइटेनियम +4 हो गया, वेनेडियम +5 हो गया, क्रोमियम +6 और Mn +7, ऑल हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल। सबके पास क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है। Hence, DD spectra are impossible and as such their compounds should be colorless. और इसी के चलते इसके compounds भी क्या होते हैं,
कलरलेस होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इन द सीरीज ऑफ स्कैंडियम प्लस 3, टाइटेनियम प्लस 4, वेनेडियम प्लस 5, chromium plus 6, right, and Mn plus 7 all have the empty d orbitals, and hence dd spectra are impossible, and such their right and such their compound should be colorless। और इसी के चलते इनके कंपाउंड जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, सो ये वाला चीज आप लोगों को अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लेना एकदम अच्छे से। ठीक है, नाउ बट इफ यू टॉक अबाउट द VO2 प्लस, राइट, अगर हम बात करते हैं VO2 प्लस की, या फिर अगर मैं बात करूं CrO4 की, या मैं बात करूं MnO4 की, सो दीज आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कलर्ड। इसका मतलब क्या है कि ये कलर्ड हो रहे हैं। तो डेफिनेटली कोई तुमसे पूछेगा कि भाई कलर्ड क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है इसका कलर्ड होने के पीछे। क्योंकि अगर मैं VO2 प्लस की बात करूं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बेटा, जल्दी बताओ। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा X-4 is equal to 2, right, because 2 having the positive charge, so X comes out to be 4। so X की वैल्यू कितनी है, 4, यानी वेनेडियम पे +4 का चार्ज है, राइट। सिमिलर वे में अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मेरे पास CrO4 ट्वाइस नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्रोमियम कितना है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, सो ये हो गया हम लोग का प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो ये हो जाएगा हम लोग का +6 के ऑक्सीडेशन स्टेट में। कैसे, ये देखो ये क्रोमियम है X, और ये 2 4 -8 इज इक्वल टू -2। सो X इज इक्वल टू कितना आ गया, -2 + 8 दैट इज 6। तो यहाँ पे क्रोमियम पे +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये कलरलेस है। पर यहाँ पे ये कलर क्यों हो गया +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, Mn+7 में आप बोल रहे हो कि वो कलरलेस होगा, लेकिन यहाँ पे Mn+7 कलर्ड क्यों है। तो इन सबका रीजन क्या है बेटा, दिस कलर अराइजेस ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर। सो एक अलग सा तरीका है जो, और जिसके चलते कलर कंपाउंड बनते हैं, वो क्या है, चार्ज ट्रांसफर मेथड। चार्ज कहाँ से ट्रांसफर होता है, मेटल और लीगेंड के बीच। ये जो भी अभी नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें और ये डिटेल से आप लोग समझोगे कि ये मेटल लिगेंड का बॉन्ड कैसे बनता है, किस तरीके से चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस होता है। तो बस आपको अभी के लिए ये याद रखना है कि कोई भी पूछे आपसे कि वाई क्रोमियम O4 ट्वाइस नेगेटिव और MnO4, और अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और +6 आता है, और कोई अगर कंफ्यूज करना चाहता है कि भाई +7 +6 में तो आप ये कह रहे थे कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, तो कहाँ से कलर कंपाउंड बनाएंगे, फिर भी ये क्यों कलर कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसका रीजन क्या देने वाले हो, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर मेथड। ठीक है, कौन से मेथड के चलते, चार्ज ट्रांसफर मेथड के चलते। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा, magnetic properties। So many of the transition metal ions are paramagnetic and due to the presence of unpaired electron in them। ठीक है, so बहुत सारे transition metals ions जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक कलर के होते हैं। क्यों होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देम, उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड ईच सच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट्स, दैट इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अभी निकालना भी सीखेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस स्पिन एंगुलर मोमेंटम, किस तरीके से हम ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, in transition elements compounds, the orbital motion of unpaired electron is severally distributed by the electrons of the surrounding ligands, right। देखो कैसे होगा, now, therefore, the contribution of the spin angular momentum becomes much more significant than orbital angular momentum contribution. That is, mu of the orbital contribution may be neglected. So हमें निकालना है अगर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्या होगा फॉर्मूला बेटा उसका, उसका सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, √n+2, एंड यूनिट क्या होगी, बोहर मैग्नेटन, BM। यूनिट होगी बोहर मैग्नेटन, दैट इज BM। तो इस तरीके से हम लोग म्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। म्यू इज नथिंग बट इज इक्वल टू √n+2, और ये हमारा निकल गया बोहर मैग्नेटन। क्लियर है, दस द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस, दैट इज म्यू इज नथिंग बट √n+2 PM। ठीक है, चलो, सो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी स्पीसीज हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर द पैरामैग्नेटिक, whereas the species having all paired electron are called diamagnetic, and the magnetic moment is given by the Bohr magneton, which is given by the expression this. ठीक है, this ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ते हो, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हो, और हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी इस चीज को कवर किया होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपको जो मेन ध्यान रखना है बस वो फॉर्मूला याद रखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की तरफ, कि भाई ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्या है हमारी, किस तरीके से ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स हैव गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि ज्यादातर जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी बहुत ही अच्छी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि प्लैटिनम हो गया, Fe हो गया, V2O5 हो गया, निकल हो गया, इन सभी की बहुत अच्छी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती है। नाउ अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, कैटलिस्ट क्या होता है बेसिकली, कैसे डिफाइन करते हो आप कैटलिस्ट को? So according to the modern theory of catalysis, a catalytic substance is capable of forming an unstable intermediate which readily decompose, giving the product and regenerate the catalyst. मतलब catalyst is the substance, वो क्या करता है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा या प्रोडक्ट को बना देगा और खुद उस रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा, है ना। यानी कैटलिक सब्सटेंस केपेबल ऑफ फॉर्मिंग एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है जिसमें से वो खुद तो निकल जाता है और प्रोडक्ट हमें बना के दे देता है। जैसे देखो, हेयर वी हैव A+B जो कि हमारा एक रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट है, और इसको जब हमने रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, तो एक इंटरमीडिएट बना AB कैटलिसिस। ठीक है, जो कि अनस्टेबल है। यहाँ से ये कैटलिस्ट निकलेगा और ये प्रोडक्ट C बना के दे देगा, तो हमारा प्रोडक्ट भी मिल गया और कैटलिस्ट अनयूज्ड हुए वहां से निकल गया, और फिर दोबारा वो रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके दोबारा रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट बनाएगा, फिर कैटलिस्ट बनाएगा, तो ये काम वो करता रहता है। ठीक है, सो ये है कैटलिस्ट की मेन डेफिनेशन। तो डी ब्लॉक के और भी से ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स हैव अ गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी, उनकी बहुत ही अच्छी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती है। Next, complex formation. So the transition metals are almost unique in their tendency to form coordination complexes, है ना। यानी जितने भी transition metals होते हैं, they are almost unique in their tendency to form the coordination complexes. क्यों बनाते हैं? Due to their very small size, बहुत ही छोटे साइज होने के चलते। दूसरा, ड्यू टू देयर हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। तीसरा, वैकेंट और पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल विद द सुटेबल एनर्जी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये सारा रीजन है जिसके चलते कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो अगर पेपर में आपके पास क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों होते हैं, क्यों करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो आप ये सभी रीजंस को मेंशन कर सकते हो, या इन सभी रीजंस को पढ़ के आप आंसर करेक्ट चूज कर सकते हो। क्या है पहला? वेरी स्मॉल साइज, कि इनका बहुत छोटा साइज होता है, बहुत इजीली फिट हो जाते हैं क्रिस्टलिटीज में। दूसरा, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इसके पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। इनके पास वैकेंट होता है या फिर पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होता है विद द सुटेबल एनर्जी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत ही अच्छे एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं, जैसे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको अच्छे से ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। नाउ अब देखो यहाँ पे मैंने बात किया एलॉय फॉर्मेशन की। सो अभी एलॉय फॉर्मेशन में क्या बात हो रही है, इसको जरा ध्यान से समझना। ठीक है, एलॉय फॉर्मेशन। सो सिंस द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई, ध्यान से एकदम, since the transition element have almost similar radii, due to this reason these have a tendency to replace each other from their lattice and form the solid solution over an appreciable composition range, and these as solution called alloy। और इसी solutions को क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग alloy के नाम से जानते हैं। So these are very hard and have a high melting point as compared to the host metals। ठीक है, सो ध्यान से समझना है। पहला, ये अलॉय फॉर्मेशन क्यों करते हैं, तो पहला रीजन ये है, सिंस ट्रांजिशन एलिमेंट हैव ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई, कि इनका एक सिमिलर रेडियाई होता है। दूसरा, ड्यू टू दिस रीजन these have a tendency to replace each other from their lattice and form the solid solution over an appreciable composition range।
दीज एज अ सॉल्यूशन आर कॉल्ड एलॉय, और इसी सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एलॉय बोलते हैं। दूसरा, दीज आर हार्ड एंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द होस्ट मेटल्स। ठीक है। अब देखो, जैसे मैं कुछ एलॉय के एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, और ये बहुत अच्छे से याद रखना सभी, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है एलॉय के एग्जांपल्स। ठीक है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखने हैं, जितने भी एलॉय के एग्जांपल्स मैं अभी आप लोगों को बता रहा। ठीक है। देखो, जो सबसे पहला एलॉय है हम लोगों का, वो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ब्रास। ठीक है। सो जो ब्रास है, वो हम लोग का पहला एलॉय है, नेम ऑफ द एलॉय है उसका ब्रास। उसमें क्या कॉम्पोजिशन होता है वो देखो। ब्रास के अंदर कॉम्पोजिशन होता है कॉपर का 60 से लेके 80% तक, यानी 60 से लेके 80% तक तो इसके अंदर कॉपर होता है। यानी कोई पूछेगा ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, क्या क्या है कॉम्पोजिशन, तो आप बताओगे सबसे पहले उसके अंदर कॉपर है 60 to 80%, फिर जिंक है उसके अंदर 20 to 40%। ठीक है। फिर क्या है, जिंक कितना है, 20 to 40%। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या है भाई, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, हार्डर होता है, ठीक है, मोर ब्रिटल होता है, विद मोर जिंक, कैन बी मॉड्यूलेटेड, मोल्डेड, मैलिएबल एंड डक्टाइल, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। कहाँ कहाँ यूज करते हो आप इसको फिर, तो हम यूज करते हैं इसको डोमेस्टिक यूटेंसिल बनाने के लिए, कंडेंसर बनाने के लिए, ट्यूब्स बनाने के लिए, कास्टिंग, कार्ट्रिज करने के लिए। तो यहाँ पे हर जगह इसका यूज है ब्रास का। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज के अंदर भी कॉपर है, जैसे कि ब्रास के अंदर 60 to 80% कॉपर है, ब्रॉन्ज के अंदर भी 75 to 90% हमारा क्या होता है, कॉपर, और बाकी होता है टिन, दैट इज 10 to 20% एसएन होता है इसके अंदर। सो इसका भी क्या प्रॉपर्टीज है, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, ड्यूरेबल होता है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है, और टेक्स हाई पॉलिश। ठीक है। कहाँ यूज होता है, स्टैचूज बनाने के लिए ब्रॉन्ज का यूज होता है, कॉइन बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, घर में जो बेल्स लगे होते हैं बेल बनाने के लिए, मशीन पार्ट्स बनाने के लिए, प्रोपेलर बनाने के लिए, ब्लेड्स बनाने के लिए। ठीक है। तो इस जगह हम किसका यूज करते हैं, ब्रॉन्ज का। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। ये एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज की क्या कहानी है। सो ये एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज कहाँ यूज करते हैं, तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का मतलब है बेटा कॉपर है और एल्यूमिनियम है हमारे पास। सो कॉपर है 90%, एल्यूमिनियम है हमारे पास 10%। ठीक है। सो कॉपर हो गया और एल्यूमिनियम हो गया। सो सबसे पहले लाइट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, गोल्डन येलो कर देता है कन्वर्ट। दूसरा, बना कहाँ यूज होता है, तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का यूज करते हैं यूटेंसिल्स बनाने के लिए, कॉइन्स बनाने के लिए, फ्रेम्स बनाने के लिए, स्टैच्यूज बनाने के लिए, ज्वेलरीज बनाने के लिए, बियरिंग एंड कास्टिंग। तो इन सब जगह हम लोग यूज करते हैं एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का। राइट। नाउ फोस्फोरस ब्रॉन्ज, तो नेक्स्ट क्या आता है हम लोग का, फोस्फोरस ब्रॉन्ज। तो फोस्फोरस ब्रॉन्ज के अंदर क्या कॉम्पोजिशन होता है, तो कॉपर है, स्टील है, और फोस्फोरस है। मतलब वही जो ब्रॉन्ज था, उसी में क्या ऐड कर दो, कॉपर एल्युमिनियम तो था ही वहां, बस यहाँ पे क्या ऐड कर दिया है, कॉपर और फोस्फोरस। साथ में क्या है बेटा, टिन, है ना, तो कॉपर हो गया, फोस्फोरस हो गया, और टिन हो गया। बहुत हार्ड होता है, टफ होता है, इलास्टिक रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है। ठीक है। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सस्पेंशन वायर इंस्ट्रूमेंट में, गियर्स में, एरियल्स में, शिप्स में, प्रोपेलर्स में, यहाँ पे इसका हम यूज करते हैं। ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपका सिलिका ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्या है, सिलिका ब्रॉन्ज। तो इसका यूज कहाँ करेंगे सिलिका ब्रॉन्ज का, जैसे मान लो मेरे पास कॉपर है 97%, इसमें सबसे पहले कॉम्पोजिशन बता देता हूँ। तो तीन तरीके के ब्रॉन्ज पड़े, एक एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज जो एल्यूमिनियम और कॉपर मिलके बना रहे हैं, एक फॉस्फोरस ब्रॉन्ज जो फॉस्फोरस और कॉपर मिलके बना रहे हैं, साथ में टिन है, और एक सिलिका ब्रॉन्ज जो सिलिकॉन और कॉपर मिलके बना रहे हैं, जिसके बीच में एसएन भी है। ठीक है। सो इसका क्या एप्लीकेशन है भाई, वेरी हार्ड होता है, टेंसाइल होता है, टफ होता है, नॉन कोरोसिव होता है, गुड कंडक्टर होता है, एंड टेलीफोन एंड टेलीग्राफ वायर, सस्पेंशन वायरलेस, यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, जर्मन सिल्वर और निकल सिल्वर। ठीक है। तो कई लोग इसको जर्मन सिल्वर के नाम से भी जानते हैं।
जर्मन सिल्वर और निकल सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में क्या तीन चीजें होती हैं, कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होता है, ठीक है, कॉपर, जिंक और निकल। सो वाइट शाइनिंग मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है, टफ होता है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है। कहाँ कहाँ, यूटेंसिल बनाने के लिए, बर्तन, प्लेट्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए जर्मन सिल्वर का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गन मेटल। ये भी पेपर में एक दो बार क्वेश्चन भी आया है कि कंपोजिशन ऑफ गन गन मेटल इज। सो गन मेटल के अंदर होता है कॉपर, एसएन और जिंक, ठीक है, कॉपर होता है, एसएन होता है और जिंक होता है। कितना कितना, तो कॉपर है 88%, एसएन है 10%, जिंक है 2%। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा गन मेटल का कॉम्पोजिशन है। स्ट्रेंथ इंक्रीज विद इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ एसएन, वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्गर, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, ठीक है। यानी इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है जैसे ही आप परसेंटेज बढ़ाने लग जाओगे एसएन का, और बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं और स्ट्रांग होते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन के लिए, ठीक है। यूजेस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, सो फॉर मेकिंग कैनोन्स, गन, मशीन पार्ट, वहां पे ये यूज होते हैं गन मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा मोनियल मेटल्स। तो ये क्या है, इसमें कंपोजिशन होता है कॉपर का, निकल का, Fe+M का, और इसका यूज करते हैं अल्कली इंडस्ट्री, रेजिस्टेंस वॉर, डोमेस्टिक वायर, वैल्यू एटमोस्फेयर इंजन पार्ट्स, यहाँ पे इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं अगर तुम्हें बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो एलॉय है जो आपको पता होना ही चाहिए वो क्या है, तो एक तो ब्रास कॉमन है, और सिलिका, जर्मन सिल्वर, गन मेटल। तो ये तो आपको चार अच्छे से याद होने चाहिए, बाकी भी याद करने हैं, बट ये चार आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, जैसे जर्मन सिल्वर और गन मेटल और ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ यहाँ तक, जल्दी एक बार कंफर्म करो। एलॉयज ऑफ कॉपर क्लियर है सबको। हम्म, ठीक है। सो बस 2 सेकेंड वेट करो बेटा, इसको चेंज। राइट, चलो। सो ये हो गया हम लोग का गन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखना आप लोग, बाकी अगर रीड करना है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका कॉम्पोजिशन तुमसे पेपर में पूछा जाता है, वो क्या है, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, और जर्मन सिल्वर हो गया, और गन मेटल हो गया।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है चार, ठीक है। इनका आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एटलीस्ट कॉम्पोजिशन तो याद होना ही चाहिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या यूज नहीं भी याद होता है तो मेन इनका कॉम्पोजिशन जरूर याद रखना है। मैक्सिमम आप डी ब्लॉक के एलिमेंट दिखेंगे इसके अंदर, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, है ना, ये सब। अगला देखो, तो नेक्स्ट है हम लोगों का interstitial compound, है ना, interstitial compound. So transition element also have some tendency to trap the small element atoms like hydrogen, boron, carbon, nitrogen, etc. राइट। सो ये भी ध्यान से समझो, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने का क्या मतलब है। अगर तुमसे कोई कह रहा है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना रहे हैं तो इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है। सो ट्रांजिशन एलिमेंट ऑल्सो हैव सम टेंडेंसी टू ट्रैप a small atom, ठीक है। इनकी बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है स्मॉल एटम्स को अपने अंदर ट्रैप करने की। स्मॉल एटम का मतलब क्या है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, राइट। सो इन इंटरस्टिशियल स्पेस एंड thus फॉर्मिंग सम इंटरस्टिशियल और नॉन सोशियोमेट्रिक कंपाउंड लाइक FeC हो गया, देखो Fe3, Fe810 आर द एग्जाम्पल ऑफ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देख रहे हो, Fe0.98, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, निकल 0.98 ऑक्सीजन है। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ बोथ इंटरस्टिशियल एज वेल एज द नॉन सोशियोमेट्रिक कंपाउंड। सबसे पहले नॉन सोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, व्हेन द कैटायन एंड आयन का रेशियो जब बराबर ना हो, जैसे ये NaCl है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, सोशियोमेट्रिक। एक जितना एक एनायन है तो एक ही क्लोरीन है, दे आर ऑल कॉल्ड सोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो नॉन सोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स उनको बोलते हैं, जैसे ये हो गए Fe, अगर 0.9 है तो ऑक्सीजन वहां पे 1 है, ठीक है। अगर Ti 1 है तो आप हाइड्रोजन 1.7 है। दिस टाइप जहाँ पे रेशियो कैटायन और एनायन का सेम नहीं होता है, दिस टाइप आर कॉल्ड नॉन सोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स, राइट। सो ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक। सो सबसे पहले इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं ये क्लियर हो गया, कि ट्रांजिशन एलिमेंट ऑल्सो हैव टेंडेंसी टू ट्रैप द स्मॉल एटम। कौन से स्मॉल एटम, लाइक हाइड्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड thus फॉर्मिंग सम इंटरस्टिशियल और नॉन सोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। क्लियर है। चलो, नाउ the principal physical and chemical characteristics of these compound are as follow. So किस तरीके से है इनका physical and chemical characteristics of this compound, देखो melting point are higher than that of the pure metal, यानी ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी किसी सब्सटेंस का स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं हम लोग, तो उसको उसमें हम बोल सकते हैं कि अगर हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड को बनाते हैं, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट को मिक्स करके, तो उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, है ना। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है इनका कैसे बदल जाता है फिजिकल केमिकल, कि मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल, जो प्योर मेटल से उनसे ज्यादा हो गया इनका मेल्टिंग पॉइंट। दे आर ऑल्सो वेरी हार्ड, ये हार्ड भी हो गए। And some borides, that is a binary compound of boron with the metallic element, approach diamond in the hardness, है ना। कुछ तो ऐसे होते हैं इतने हार्ड हो जाते हैं कि ऑलमोस्ट डायमंड की बराबरी कर लेते हैं, लाइक सम बोराइड्स जो होते हैं, दैट इज अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ बोरोन विद अ मेटालिक एलिमेंट। सो ये इतने ज्यादा हार्ड हो जाते हैं कि ये डायमंड की टक्कर के हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। दे आर केमिकली इनर्ट एंड दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी। से केमिकली इनर्ट होते हैं और ये मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन करते हैं, तो दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनका रिएक्टिविटी का, है ना। सो द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव अ स्मॉल टेंडेंसी टू रिएक्ट ड्यू टू देयर हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड लो हीट्स ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट हैव अ वेरी स्मॉल टेंडेंसी टू रिएक्ट, इनकी बहुत ही कम टेंडेंसी होती है रिएक्ट करने की। क्यों, क्योंकि तीन रीजन है। पहला, ड्यू टू देयर हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन, दूसरा हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड तीसरा लो हीट्स ऑफ हाइड्रेशन। सो लो हीट ऑफ हाइड्रेशन के चलते और हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन के चलते इनकी बहुत ही कम टेंडेंसी होती है रिएक्टिविटी की। नाउ दे हैव रेदर अ टेंडेंसी टू रिमेन अनरिएक्टिव और नोबल। सो इनकी टेंडेंसी होती है कि वो नोबल बन के रह जाए, अनरिएक्टिव बन के रह जाए, ठीक है। तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, तो इस चीज को याद रखना है।
नेक्स्ट बेटा, कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं ये लोग। सो व्हाइल मूविंग अलोंग अ पीरियड फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, दैट इज द 3D सीरीज, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज एंड एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। ठीक है, क्या कह रहा है ये, कि अगर आप मूव करोगे 3D सीरीज में, 3D सीरीज का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूं ये स्कैंडियम है, ठीक है, तो ये 3D सीरीज है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफीसीओ, एनआई, कॉपर और जिंक। ठीक है, इस तरीके से। सो होता क्या है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में, जरा ध्यान से देखो। सो व्हाइल मूविंग अलोंग अ पीरियड फ्रॉम स्कैंडियम एंड जिंक, जो बेसिक नेचर होता है ऑक्साइड्स का, वो क्या होता है, बेसिक नेचर जो होता है ऑक्साइड्स का, वो चेंज होता है। ठीक है, कैसे, ध्यान से। सो while moving along a period from scandium to zinc, that is from here to here, their basic nature of oxide decrease, basic nature की tendency decrease होती है, while the acidic nature increase. Now behavior differ when the oxidation states are differ, क्योंकि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट्स है वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट जो एंड वाले हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाता है ना। तो अगर ज्यादा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो डेफिनेटली दे आर एसिडिक इन नेचर, और जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है वो कौन से नेचर का होगा, बेसिक नेचर। With increase in the oxidation state of the given transition metal, the covalent character of its compound increase, and thus we can say acidic character also increase, है ना। तो जैसे जैसे इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कोई Mn है, वो +2 शो कर रहा है, फिर +4 कर रहा है, +5, +7, तो एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता रहता है, वैसे वैसे क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है और एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। मतलब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, अगर ये आप 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो डेफिनेटली बेसिक करेक्टर घटेगा और एसिडिक करेक्टर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। ठीक है, सो ये है पूरी कहानी आपकी। Sc2O3, TiO2, V2O5, Cr2O3, MnO2 और ZnO आर एम्फोटेरिक, while Fe2O3, CO2O3, NiO and CO आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, सो देखो यहाँ पे, अगर मैं MnO की बात करूं तो ये बेसिक है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। ये 8.3 से लेके +4 तक एम्फोटेरिक है, यहाँ पे फिर थोड़ा ज्यादा हुआ 6 और 7 वीकली एसिड, और 7 वाला क्या हो गया, स्ट्रांगली एसिडिक हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक इनका बढ़ता जा रहा है। क्लियर है। उसी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम की बात करो तो यहाँ पे देखो वेनेडियम का +2 है, और जब तक +3 है तो इनको हम बेसिक बोल रहे हैं, और +4 और +5 में किसकी तरह बिहेव करते हैं, एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम CrO+2 बेसिक नेचर का है, एम्फोटेरिक में कब होगा, जब ये +3 का हो जाएगा। CrO3+6 एसिडिक नेचर का है। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई क्या सबको, एक बार बता दो। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एसिडिक, और अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो बेसिक। तो ये ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, ये ऑक्साइड्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ठीक है, अब देखो रिमेंबर क्या रखना है यार। मरकरी कांट फॉर्म एनी हाइड्रोक्साइड बिकॉज अल्कली डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड एंड वाटर और स्टीम हैव नो इफेक्ट ऑन मरकरी। ठीक है, सो मरकरी इसीलिए कोई भी हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है, बिकॉज अल्कली हो गया या डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हो गया एंड वाटर और स्टीम, कोई इफेक्ट नहीं होता मरकरी के ऊपर। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का पूरा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स था वो हम लोग का पूरा खत्म हुआ। ठीक है, ये इस पे हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट पूरा समाप्त होता है। क्लियर है, इसके आगे और कुछ भी नहीं है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे लिए। अब हमारा इसके आगे से स्टार्ट होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमें स्टार्ट करते हैं, कल इसको पूरे डिटेल में करेंगे। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द एफ ऑर्बिटल और द एंटी पेनल्टीमेंट सेल दैट इज इनर टू द पेनल्टीमेंट सेल, ये पहले डिस्कस किया था कि व्हाट इज दिस एंटी पेनल्टीमेंट सेल, N-2 शेल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एफ ऑर्बिटल। ठीक है,
एंटी पेनिल्टीमेट सेल, एंटी पेनिल्टीमेट सेल बताया था मैंने स्टार्टिंग में भी कि ये सेल है मान लो, और मैंने बोला कि ये आउटर मोस्ट सेल है। तो इस ये तो होता है आउटर सेल, ये होता है पेनिल्टीमेट सेल, इसके अंदर जो होता है दैट इज कॉल्ड एंटी पेनिल्टीमेट सेल। ठीक है। So the element in which the last electron enter into the f orbital of the anti-penultimate inner to the penultimate shell is called f block elements. Since these constitute transition series within the transaction series, and the last electron occupy the anti-penultimate shell, these are named as inner transition elements. इसीलिए इसको किस नाम से याद रखते हैं? inner transition elements के नाम से याद रखते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना है हम लोगों को कि वाई दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर वाले सेल में होते हैं, एंटी पेनिल्टीमेट सेल में। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनका क्लासिफिकेशन देखो बेटा, दिस ऑल हैव बीन केप्ट इन द थर्ड बी ग्रुप, ग्रुप 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इन सबको कहाँ रखा गया है? दिस ऑल हैव बीन केप्ट इन द थर्ड बी ग्रुप, और we say ग्रुप 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इन these एलिमेंट बोथ द डी एंड एफ सबशेल आर इनकम्प्लीट। ठीक है। The general outer electronic configuration of this element is like this: n minus 2, f1 to 14, ns1 to ns1 to 2, n minus 1 d 0 से 1 तक होता है यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, depending upon the nature of the f orbital of the anti-penultimate shell in which the differentiating electron enter, these are further divided into a two series, that is 4f and 5f। तो जैसे d को हमने 3d 4d 5d 6d में डिवाइड किया था, ये 3d 4d 5d तो कंप्लीट था, 6d इनकम्प्लीट था, उसी तरीके से f को हम लोगों ने दो में डिवाइड किया, 4f एंड 5f सीरीज। ठीक है। सबसे पहले देख लो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होता है? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट इज लाइक दिस: xenon 4f1 to 14, 5d 0 to 1 और 6s2। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लैंथेनाइड्स का, यानी पहली सीरीज की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो सीरियम से स्टार्ट होता है, फिर आता है पैरासोडिनियम, फिर निटोमियम, फिर पैरामोथियम, तो इस तरीके से आते हैं। तो देखो 4f2, 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7, है ना। 5d0, 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 सब में 5d00 है, 6s2, 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 6s2। तो इस तरीके से हम लोग इसका नेमिंग करते हैं, आईयूपीएसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है। जल्दी बताओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट हो? नो। अगर मैं एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात करूं, सो इन 4f सीरीज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज फ्रॉम La टू Lu। ठीक है। तो 4f सीरीज में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है La से Lu तक, उसी हिसाब से क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीज ग्रेजुअली, है ना। तो 4f सीरीज में एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है La से लेके Lu तक, जो दो एटॉमिक और आयनिक रेडियाईज है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। This decrease in the atomic and the ionic size from the lanthanum, जिसका atomic number 57 है, to lutetium, जिसका atomic number 71 है, is unique feature is known as lanthanide contraction। ठीक है। अचानक से हम देखेंगे कि डी ब्लॉक में साइज घटते घटते अचानक से बहुत ज्यादा घट जाता है। तो ये होता क्यों है? ठीक है। जैसे एल है ना, एच एफ है, तो यहाँ के बाद अचानक से बहुत ज्यादा डिक्रीज आता है ना। दैट इज this decrease in the atomic and ionic size from lanthanum, जिसका atomic number 57 है, to the lutetium, जिसका atomic number 71 है, is unique feature and is known as lanthanide contraction, जिसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। This contraction is attributed to a imperfect shielding of the electron। ये क्यों हुआ है? Due to the imperfect shielding electrons, shielding of electrons of f orbital, and it is even less than the shielding shown by the d electrons। ठीक है, उससे भी कम होता है। As a result of the lanthanide contraction, the normal increase in size from scandium, Y, and La disappear after the lanthanide, and the pairs of elements such as zirconium and HF, Nb and Ta, mobilium and tungsten have nearly same size। ठीक है, सेम साइज हो गया, जबकि होना नहीं चाहिए। ये तो एक ग्रुप के नीचे आ रहे हैं, तो उनका साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन साइज बराबर हो जाता है। The properties of these elements are very similar. The similarities in properties within this pair make their separation of lanthanide very difficult। एक इतने सेम साइज के हो जाते हैं, प्रॉपर्टी सेम हो जाती है कि इनका सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। So due to the lanthanide contraction, the element of the 5d and 4d series resemble each other and much more closely than do the element of 4d and 3d series। ठीक है। ये है पूरी कहानी हमारी
तो आज हम लोग इसको यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे अब ब्लॉक का पूरा डिस्कस करेंगे फ्रॉम देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। सो फिर यहाँ तक तुम लोग एक बार देख सकते हो, और किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार मेरे से पूछ सकते हो। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क। बट किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं? सो फिर इसको एंड करते हैं क्लास को, है ना। थैंक यू। कल मिलेंगे और कल फिर इसको कंप्लीट करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे हमारा फिर और ये अच्छे से हो जाएगा पूरा। ठीक है।